तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेजे के मांगा। पर ऐसे करते हैं, पहले ना पुराना सिलेबस एक बार ना रिपीट कर लेते हैं। तो गाइस अब तक हमने देखा कि केंजेकू गोजो को कैद कर लेता है, जिस वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है और सुकुना भी इटाडोरी की बॉडी पर कब्जा करके बहुत सारे लोगों को मार डालता है, जिस वजह से हायर अप्स उसे मारने का फरमान जारी कर देते हैं। तब हम देखते हैं यूटा ओकोत्सु वहाँ आ जाता है और वो इनुमाकी का बदला लेने के लिए यूजी को मारने का डिसाइड करता है। और अब आगे तो गाइज अब हम यहाँ पर ज़ेनिन क्लैन की गद्दी की लड़ाई देखते हैं, पर उससे पहले हम आपको ज़ेनिन क्लैन की फैमिली ट्री के बारे में बता देते हैं, जिससे कि आपको सब कुछ समझने में आसानी होगी। जैसे कि आपने एनीमे में नायाबितो ज़ेनिन को तो देखा ही होगा, जो कि ज़ेनिन क्लैन का 26th लीडर है और वो इस टाइम डैगन और जोगो की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है। और अब उसके फैमिली मेंबर्स सारे उसके मरने की राह देख रहे हैं ताकि वो उसकी कुर्सी पर कब्जा कर सके। और इस लड़ाई में 3 मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है नायो ज़ेनिन, जो कि नाबितो का बेटा है। वैसे तो नायो के बड़े भाई भी हैं, पर उसके अकॉर्डिंग वो सभी लोग बेकार हैं और हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। और दूसरा दावेदार है नाबितो का भाई ऑगी ज़ेनिन, जो कि माकी और माई का बाप है। और तीसरा है जिंची ज़ेनिन। वैसे तो हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि इसका ज़ेनिन क्लान से क्या लेना देना है, पर ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह टोजी से रिलेटेड हो, क्योंकि टोजी नायाबितो के बड़े भाई का बेटा था। तो हो सकता है कि इसका उस चीज से कोई रिलेशन हो। तो अब यही सभी लोग हैं जो कि उस कुर्सी के दावेदारी के लिए लड़ रहे हैं और एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तभी उन सभी को ये खबर मिलती है कि नायाबितो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और हम देखते हैं फुरुडाटे उन सभी को नायाबितो की विल के बारे में बताने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग नायो ज़ेनिन को 27th लीडर चुन लिया गया होता है और ज़ेनिन क्लान के सारे एसेट्स उसे दे दिए गए होते हैं। और अगर ओजी ज़ेनिन और जिंची ज़ेनिन इस चीज को अप्रूव करते हैं तो नायो अपनी ड्यूटीज को निभा सकता है। पर तभी उन सभी को एक शॉकिंग न्यूज पता लगती है। उस विल के अंदर एक और कंडीशन होती है कि अगर किसी भी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है या फिर उसे कोई कैद कर लेता है, तो फिर तोजी फुशिगिरो के साथ एग्रीमेंट के हिसाब से मेगुमी फुशिगिरो को ज़ेनिन क्लैन का लीडर बना दिया जाएगा और सब कुछ उसे मिल जाएगा। जिसे सुनकर नायो के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वही लीडर बनेगा। तब वो मेगुमी के बारे में पूछने लगता है। तब एक लेडी उसे बताती है कि मेगुमी इस टाइम सुकुना की वेसल यूजी इटाडोरी को ढूंढ रहा है, जिस वजह से नोया डिसाइड करता है कि वो सुकुना की वेसल को ढूंढेगा ताकि वो मेगुमी और इटाडोरी को मार सके। तब यहाँ यूकी इटाडोरी से कहती है, माफ कर देना कि मैं पहले ये सब कुछ रोकने नहीं आई, पर मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार मुझे उस टाइम करना क्या चाहिए। सिचुएशन तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास तो अब तक हो ही चुका होगा कि जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, क्योंकि मैं बस एक ऐसी ब्यूटीफुल लड़की हूँ जो कि इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना चाहती है। पर अब लेट आने की माफी के तौर पर मैं और मेरे साथी उन जख्मी स्टूडेंट्स को सही सलामत एक सेफ जगह पर पहुंचा देंगे। और अब वक्त आ चुका है जब मैं टेंगन के साथ आमने सामने मिलूंगी। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? तब यहाँ थोड़ी देर बाद यूजी स्टेयर्स पर बैठा होता है और चोसो उसकी इंजरीज के बारे में पूछने लगता है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर अभी भी उस जगह पर दर्द हो रहा है जहाँ पर ब्लैक फ्लैश से हमला हुआ था, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ सुकुना की वजह से है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि इस टाइम वो ताकतवर होता जा रहा है। यूजी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस टाइम शोशो और बाकी सभी की बॉडीज को इकट्ठा करना है, तो तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। प्रॉब्लम तो ये है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं वापस जाना भी चाहता हूँ या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि सुकुना फुशिगिरो को लेकर कुछ प्लान कर रहा है, और ऊपर से तो मैंने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है। पता नहीं आगे सुकुना किन किन लोगों को मारेगा, तो इसलिए अब मैं सबके साथ नहीं रह सकता। पर क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक है? मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वैसे भी अगर हमारे भाई यहाँ पर होते तो वो भी यही कहते, भाइयों के बीच में माफी नहीं मांगी जाती। तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर इस टाइम हमें जितनी हो सके उतनी कर्स स्पिरिट्स को मारना होगा। तभी हम देखते हैं यूजी ब्रिज पर चला जाता है और वहाँ पर क्लैप करता है, जिस वजह से बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी यूजी भागते हुए उन्हें एक टनल के अंदर ले जाता है, जहाँ चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से उन कर्सेस को बीच में से काट देता है। पर तभी हम देखते हैं एक कर्स उस टनल से बाहर आ जाता है, जिसे यूजी एक जोरदार मुक्का मारकर खत्म कर देता है। तब चोसो यूजी की पावर को देखकर सोचता है, जब हम लोग लड़े थे
तब इसने अपनी पावर से मुझे इम्प्रेस कर दिया था और अब इसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कर्स एनर्जी को भी कंट्रोल करना सीख लिया है और इस टाइम ये एक डीमन गॉड है। तुम सच में बहुत कमाल के हो छोटे भाई। क्या तुम अभी भी मुझे यही कहने वाले हो? मैं तुम्हें बार बार यही कहता रहूंगा, पर क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे फादर के भी सिर पर स्टिचेस थे? और तभी वहाँ पर नायो आ जाता है। मुझे मैगुमी नहीं कहीं दिखाई दे रहा। क्या वो इतना स्लो है? और आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए इटाडोरी। आखिरकार मैं क्यों भागूंगा? क्या तुमने सुना नहीं? अब जब गोजो का सपोर्ट हट चुका है तो हायर अप्स अब तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर मैगुमी से मिलने आया हूँ, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या फिर मरो, पर मैं तुम्हें इस तरह आसपास घूमते भी नहीं देख सकता, तो कम से कम मैं तुम्हारी टांग ही तोड़ देता हूँ। आखिरकार तुम्हें फुशीगुरो से क्या चाहिए? मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कुछ चीजें लिख दे। और तब वो बहुत स्पीड से चोसो और इटाडोरी के पास पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। तब चोसो और इटाडोरी उसके हमले को रोककर दोबारा से उस पर हमला कर देते हैं, पर नायो वहाँ से हट जाता है। तब इटाडोरी सोचता है ये तो सच में बहुत फास्ट है, तो क्या ये कर्स टेक्निक है? तब नायो कहता है मानना पड़ेगा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये सुकुना की वेसल है, पर आखिरकार इसके साथ कौन है? क्या मुझे अब अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए? तभी उन तीनों को एक प्रेशर फील होने लगता है और इटाडोरी सोचता है क्या ये गोजो सेंसे? पर रुको, ये तो उनसे बिना कुछ खतरनाक आ रहा है। तभी हम देखते हैं यूटा वहाँ आ चुका होता है और कहता है तो तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो? तभी यूटा उनके पास आ जाता है। तब हम देखते हैं एक कदम से ही वो टनल की दीवार को तोड़ देता है। तो फिर इटाडोरी के साथ कौन कौन है? तो तुम यहाँ पर इटाडोरी को मारने आए हो? जरा रुको, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। तो यूटा और कोत्सु हो ना? ये तो वही पर्सन है जिसके बारे में फुशीगुरो ने बताया था, और ये गोजो सेंसेई की तरह ही स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। आखिरकार तुम कौन हो? मैं नायो ज़ेनिन हूँ, माकी का कजन। मैं भी यहाँ पर इटाडोरी को मार नहीं आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। बस उसके बदले में मेरी एक बात मान लो, चाहे तुम इटाडोरी को मार भी दो, पर फिर भी अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में बाद में बताना, क्योंकि ये मेरे लिए एक चारे की तरह है जिसके जरिए मैं किसी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इटाडोरी, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ये नायो बहुत तेजी से भागता है, तो इसलिए अगर हम इससे बचने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं इसे संभालता हूँ। पर क्या तुम ठीक रहोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पीछे आए हैं, तो इसलिए तुम उस यूटा से बचने की कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है कि ये गोजो की तरह ही है, तो इसलिए अगर तुम इसके साथ लड़ोगे तो पक्का मारे जाओगे। अब यहाँ से चले जाओ और हम लोग वहीं मिलेंगे जहाँ हम कल मिले थे। ठीक है नायो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो तुम दूसरे को संभालो। तब हम देखते हैं इटाडोरी वहाँ से भाग जाता है और चोसो यूटा को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी बीच में नायो आ जाता है, जिस वजह से यूटा यूजी के पीछे भागने लगता है। ये तो सच में फास्ट है, मुझे तो लगा था कि मैं इसे शुरुआत में ही मार डालूंगा। तब यहाँ चोसो और नायो आपस में लड़ने लगते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, तो तुम ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो ना? मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे पास क्यों है, पर पियर्सिंग ब्लड के अलावा इस टेक्निक से डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें पियर्सिंग ब्लड यूज करना है तो तुम्हें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टाइम तो मैं तुम्हें देने नहीं वाला, तो इसलिए अब तो तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे पर्सन को यहाँ से जाने दूंगा जिसने मेरे छोटे भाई को मारने की कोशिश की थी? तब यहाँ यूटा अपनी तलवार लेकर यूजी पर हमला कर रहा होता है और यूजी उसके हमलों से बच रहा होता है। ये तो बिल्कुल माकी की तरह है। तभी यूजी कार को उठाकर यूटा के ऊपर फेंक देता है और इस चीज का फायदा उठाकर एक जगह के अंदर जाने लगता है, पर तभी यूटा उसी कार से यूजी का रास्ता रोक देता है। क्या तुम सरप्राइज हो? क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मेरे पास तो इतनी पावर होगी ही नहीं, और ये बात सच है। चाहे इसके पास ज्यादा पावर ना हो, पर इसके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है, और बहुत सारे सॉर्सरर्स कर्स एनर्जी की मदद से ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तुम बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हो, तो तुमने ये नोटिस कर ही लिया। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरे पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स एनर्जी है। सेंसे के पास 6 आइज की ताकत है, जिस वजह से जब भी वो कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं तब उनकी एनर्जी बहुत कम यूज होती है, पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी कर्स एनर्जी ज्यादा यूज होती है, और यही हम दोनों में डिफरेंस है। तो चलो, अब बहुत बातें हो गई। और इटाडोरी पर हमला कर देता है। डोडो ने कहा था कि एलाइट सॉर्सरर की एनर्जी के फ्लो को रीड करना बहुत मुश्किल है। एक एलाइट फाइटर अपनी कर्स एनर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से
उसके अटैक को तब तक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो अटैक पूरा ना हो जाए। पर ये लड़का अलग है, इसकी पूरी बॉडी और उसकी कटाना पूरी तरह से कर्स एनर्जी से भरी हुई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इसके मूव्स को रीड नहीं कर सकता, प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे इसके हमलों का पता ही नहीं लग रहा और ऊपर से ये डैमेज को भी मिनिमम रख रहा है। माफ करना, पर मैं इस टाइम मर नहीं सकता। तो यूटा बार बार इटाडोरी पर हमला कर रहा होता है और इटाडोरी उसके हमलों को डॉज करते हुए सोचता है, पहले मुझे इसकी कटाना का कुछ करना होगा। जब तक मैं अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से भरा हुआ रखूंगा तब तक मुझे ब्लेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैं यही चीज इसके साथ यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे कुछ ही टाइम में काट डालेगा। तो यूजी भागता हुआ एक गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वहाँ से एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है। तब वो और यूटा आपस में लड़ने लगते हैं। मुझे बिना डरे इसके करीब जाना होगा और इस नाइफ के अंदर कर्स एनर्जी को भरना होगा। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है जहाँ गोजो ने इटाडोरी से कहा होता है कि तुम जिस तरह के पर्सन हो वैसे तो तुम्हें किसी वेपन के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर कर्स टूल्स के ऊपर डिपेंड रहना भी अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से इस टाइम तुम कर्स एनर्जी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम किसी भी कर्स टूल के अंदर अपनी कर्स एनर्जी डालने के लिए तैयार नहीं हो। तब यहाँ यूजी उस नाइफ की मदद से यूटा की तलवार को रोक देता है, जिससे कि यूजी को भी चोट लग रही होती है। मैंने अभी भी कर्स को हथियार के अंदर डालना नहीं सीखा है। तुम मेरी कटाना पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो। और उसे एक जोरदार लात मारता है। तब यूटा फिर से पूरी पावर से यूजी के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं यूटा की कटाना इटाडोरी के चाकू को तोड़ते हुए उसे एक गहरा कट दे देती है। और तभी इटाडोरी यूटा की कटानों को अपने पैर से पकड़कर तोड़ देता है। मुझे गोजो सेंसेई के स्टूडेंट से यही उम्मीद थी। तब इटाडोरी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी हम देखते हैं रिका उसे पकड़ लेती है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? रिका, हम तो बस खेल रहे हैं। आखिरकार ये क्या है? क्या ये शिकिगामी है? मैं तो यहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसे यहाँ ऐसे ही पकड़ कर रखो रिका। और अपनी कटाना को यूजी के दिल के आर पार कर देता है। मुझे माफ कर देना इटाडोरी। तभी हम देखते हैं सुकुना को जैसे इस बात का एहसास होता है वैसे ही वो मुस्कुराने लगता है। तब यहाँ हम चोसो और नायो की लड़ाई देखते हैं, जहाँ नायो चोसो को बहुत बुरी तरह धो रहा होता है। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये किस तरह की कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है। और ऊपर से ये तो मुझ पर हावी पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ये बताएगा कि ये कौन सी कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। कन्वर्जेंस को छोड़ो, मैं तो यहाँ पर अपनी बॉडी के बाहर का ब्लड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आखिरकार तुम हो कौन? मैं 10 सिबलिंग्स में से सबसे बड़ा हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारी कर्स टेक्निक और तुम्हारी टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। तब नायो फिर से चोसो पर हमला कर देता है, पर चोसो अपनी रेड स्केल वाली कर्स टेक्निक को यूज करने लगता है। ये तो मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रहा है और अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी मसल्स को और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर रहा है। तब नायो चोसो को एक जोरदार मुक्का मारता है। तुम्हारी कर्स टेक्निक भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा ये अजम्पशन पर वर्क करता हूँ कि तुम मेरे अटैक को रोक लोगे। और तब चोसो देखता है कि उसके पेट से खून निकलने लगता है। तो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं इस चाकू को यूज तो कर ही सकता हूँ। वैसे तो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक के जरिए तुम्हारे लिए इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर जब तक तुम मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हो तब तक तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सॉर्सरर्स का इस तरह वेपन्स के साथ घूमना बिल्कुल भी कूल नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। जो लोग वेपन्स लेकर घूमते हैं वो जीतने के लिए उन वेपन्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर ऐसे बहुत से सॉर्सरर्स हैं जो ऐसा करते हैं। जिस तरह मेरा बड़ा भाई अपने हथियार को शो ऑफ करता है वो मुझे सच में बहुत बेकार लगता है, और मुझे ये देखकर तो हंसी आती है कि वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी टोजी को लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं। तो तुम अपने बड़े भाई से नफरत करते हो? सही कहा। वैसे भी बड़े भाई होने का क्या फायदा अगर तुम अपने छोटे भाई से कमजोर हो। उन्हें तो इस बात से शर्मा कर अपनी जान ही ले लेनी चाहिए। पर शायद ये भी हो सकता है कि आज तुम जो कुछ भी हो वो उन्हीं की वजह से हो, चाहे बड़े भाई छोटे भाई से कमजोर हो या फिर ताकतवर, पर वो फिर भी अपने छोटों के लिए रोल मॉडल्स ही रहते हैं। जब एक बड़ा भाई गलत रास्ता चुनता है तब वो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते को अवॉइड करने के लिए कहता है, और अगर वो सही रास्ता चुनता है तो वो अपने छोटे भाइयों को उसी रास्ते पर चलने के लिए कहता है। शायद तुम इस टाइम इतने ज्यादा ताकतवर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई कमजोर है। तुमने पूछा था ना कि मैं इतना ज्यादा टफ क्यों हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने खुद ही अपनी गलतियों को सुधारा है। और वैसे भी चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे हमेशा अपने छोटे भाइयों को सही रास्ता दिखाने के लिए उनसे आगे रहना होगा, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तचोसो अपनी टेक्निक से अपने
अपने ब्लड को मैनिपुलेट करने लगता है। आखिरकार ये क्या कर रहा है और आखिरकार ये इतना सारा खून निकलने के बावजूद भी जिंदा कैसे है। तब हमें बताया जाता है कि डेथ पेंटिंग्स के अंदर कर्स स्पिरिट और ह्यूमंस का मिक्स्ड ब्लड होता है, तो इसलिए वो कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब जब तक उनके पास कर्स एनर्जी रहेगी तब तक वो ब्लड लॉस से नहीं मरेंगे। तब हम देखते हैं चोसो के ब्लड की वजह से नायो उसे देख नहीं पा रहा होता। ये तो बहुत ज्यादा स्लो अटैक है, लगता है वो ब्लड लॉस की वजह से मर रहा है। तब चोसो नायो के करीब आकर उस पर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है, पर नायो उसके हमले से बच जाता है। मैं इस चीज को खुद को टच करने नहीं दे सकता। तभी चोसो नायो को एक जोरदार लात मारता है। आखिरकार अचानक से मेरी लातें इतनी ज्यादा हैवी क्यों फील हो रही हैं? क्या ये मेरे कपड़ों पर गिरे हुए ब्लड को कंट्रोल कर रहा है? तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? ये अब चेकमेट है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो चलो फिर ट्राई करो। मेरी कर्स टेक्निक से मैं मूवमेंट को 24 FPS पर ट्रेस कर सकता हूँ, तो इसलिए चाहे मैं इसके निशाने पर हूँ पर मैं फिर भी मूव कर सकता हूँ। तब नायो चोसो की तरफ बढ़ते हुए सोचता है आखिरकार ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तब चोसो अपनी 150 साल से ट्रेन की हुई टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि नायो को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। माफ करना, पर तुम अपने भाइयों से प्यार नहीं करते हो। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तब हम देखते हैं इटाडोरी को लेकर यूटा वहाँ आ जाता है और चोसो को एक जोरदार मुक्का मारता है। लगता है तुम हर्ट हो गए हो नायो। मुझे कमजोर मत समझो लड़के, रुको जरा। क्या ये पॉइजन है? क्या ब्लड मैनिपुलेशन ये भी कर सकती है? पर नहीं, ये इफेक्ट किसी कर्स टेक्निक का नहीं है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था जिस वजह से ये ह्यूमन नहीं हो सकता। क्या ये फुल फ्लैश्ड कर्स है? मेरी बॉडी इस नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रही है। क्या मैं तुम्हें हील करूं? मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को हील कर सकती है, पर उसके बदले में तुम्हें अपने सुपीरियर्स को ये बताना होगा कि इटाडोरी मर चुका है। तब यहाँ हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ इटाडोरी के ग्रैंडफादर इटाडोरी के फादर से कहते हैं, जिन, मेरी बात सुनो। क्या हुआ डैड? अगर ये बात उसके बारे में है तो मैं जा रहा हूँ। जिन, तुम अपनी जिंदगी को जैसा जीना चाहते हो वैसा ही जी सकते हो, पर तुम्हें उस औरत को भूलना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इटाडोरी के सामने ये बातें मत कीजिए फादर। लोगों का कहना है कि हम जितना सोचते हैं बच्चों को उससे ज्यादा याद रहता है। मुझे पता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए था, पर ये कायोरी के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो इटाडोरी की माँ कहती है, फादर इन लॉ, आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? तो यहाँ अचानक से इटाडोरी को होश आ जाता है और वो यूटा को देखकर डरने लगता है। शुक्र है तुम ठीक हो। मेरे हिसाब से सितंबर में गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा, तो इसलिए मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ी। उन्हें शक था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पर ध्यान रखने के लिए कहा था, और सबसे ज्यादा उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह हायर अप्स मारना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, पर हायर अप्स बेवकूफ नहीं हैं, तो इसलिए मुझे अगर तुम्हें मारने वाला मिशन लेना था तो मुझे तुम्हें मारने का वादा करना पड़ा। तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें मार दिया था। अगर ऐसी बात है तो मैं आखिरकार जिंदा कैसे हूँ? क्योंकि जब तुम्हारा दिल रुक गया था तब मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया, और मुझे लगा कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उस हिसाब से तो ये तुम पर जरूर वर्क करना चाहिए। ये दूसरी बार है जब तुम्हारी मौत का खेल रचा गया है, और जिस तरह के हालात अभी हैं उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो, पर फिलहाल के लिए तुम्हारा मरना कंफर्म हो चुका है। आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे पास भी कभी ऐसी पावर थी जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, और मुझे लगा था कि वो मुझे जबरदस्ती मिली है, पर उससे मैंने खुद चूज किया था। पर तुम्हारा केस ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो, इसमें चाहे मेरी गलती हो या ना हो, पर मैंने वो सब कुछ किया है। इटाडोरी, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? चलो जुजुत्सु हाई वापस चले। स्कूल के अराउंड जो बैरियर है वो कमजोर हो रहा है, और जब तक कोई तुम्हारे फेस को नहीं देखेगा तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ हो। तो चलो फिर पुराने स्टूडेंट्स के साथ दोबारा मिलते हैं। रुको जरा, इस तरह एक्ट मत करो जैसे कुछ ना हुआ हो। इसने मुझसे कहा था कि ये मरना नहीं चाहता है, पर इसे तो खुद ही यकीन नहीं है कि ये जिंदा रहना डिजर्व करता भी
है या नहीं, तो शायद इसीलिए ये मेरे साथ पूरी ताकत से नहीं लड़ा था। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, पर वो सारी गलती हम सभी की थी, तो इसलिए सेल्फिश मत बनो और अकेले रहना छोड़ दो। हम लोग वो हीरोज नहीं हैं जो कि जस्टिस के लिए लड़ते हैं, हम बस जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। कोई भी हमें पूरी तरह जज नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें इस बात का हमेशा प्रूफ देना होगा कि हमारा जिंदा रहना क्यों जरूरी है। और वैसे भी हमारे पास खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें लोगों को बचाना है। और मुझे लगता है तुम इसी वजह से हमसे दूर रह रहे थे। फुशिगुरो, तुम समझ नहीं रहे हो, जब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तब तक तुम सफर करोगे। तो फिर मुझे बचाओ इटाडोरी। केंजाकू ने जुजुत्सु के लोगों को कलिंग गेम में एक दूसरे के साथ लड़ाने का प्लान बनाया है, और मेरी बहन सुमिकी भी उस चीज में फंस गई है। तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इटाडोरी, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो गाइस, इसके बाद कलिंग गेम आर्क स्टार्ट होने वाली है, और ये सारा प्लान केंजाकू का है, जो कि इस टाइम गैटो की बॉडी में है। और गाइस, इसमें कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम ना पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बाद में जाकर किस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला और दूसरा रूल ये है कि जब भी कलिंग गेम के अंदर कोई भी पर्सन अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करेगा, तो उसे 19 दिन के अंदर अंदर अपने पसंदीदा बैरियर के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा। तीसरा रूल ये है कि कलिंग गेम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई भी नॉन प्लेयर बैरियर के अंदर एंटर करता है, तो उसकी पार्टिसिपेशन को ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चौथा और पांचवा रूल ये है कि इसके अंदर प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को मारकर पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स गेम मास्टर डिसाइड करेगा। और एक जनरल रूल के हिसाब से सॉर्सरर्स 5 पॉइंट के हैं और नॉन सॉर्सरर्स 1 पॉइंट के हैं। 6वां और 7वां रूल ये है कि अगर कोई भी प्लेयर कलिंग गेम के अंदर कोई नया रूल ऐड करवाना चाहता है, तो उसे गेम मास्टर को 100 पॉइंट्स देने होंगे। पर अगर इससे कलिंग गेम पर मेजर इफेक्ट पड़ सकता है, तो गेम मास्टर उस रूल को कैंसिल भी कर सकता है। 8वां और आखिरी रूल ये है कि अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिनों तक बिल्कुल सेम रहते हैं, तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इटाडोरी को अपने ग्रैंडपा के आखिरी शब्द याद आते हैं। यूटा, सुकुना फुशिगुरु को लेकर कोई प्लान कर रहा है। वो शिफुआ में मुझ पर इसलिए कंट्रोल ले पाया था क्योंकि मैंने इकट्ठे 10 फिंगर्स को खा लिया था, और अब मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं। पर अगर मैं बाकी बची 5 फिंगर्स को एक ही बारी में खा लूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर कंट्रोल कर पाएगा। पर अगर मैं दोबारा से सुकुना में कभी भी कन्वर्ट हो गया, तो मुझे मारने से पहले हिचकिचाना मत, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो बताओ फुशिगुरु, अब मुझे क्या करना है? हम पहले जुजुत्सु हाई वापस जाएंगे और मास्टर टेंगन के साथ कांटेक्ट करेंगे। हमें ये भी पता लगाना होगा कि प्रिजन रेल्म की सील को कैसे हटाना है, और ये भी पता लगाना होगा कि केंजाकू को क्या चाहिए और वो प्लान क्या कर रहा है। ये कलिंग गेम जुजुत्सु का आतंकवाद है, जो कि किसी ने भी नहीं देखा है। तो इसलिए अगर हमें ये सब कुछ ठीक करना है, तो हमें हमारे सभी सवालों के जवाब चाहिए, और मुझे लगता है कि सिर्फ मास्टर टेंगन ही है जो हमें इस चीज के जवाब दे सकते हैं। तो फिर यूकी का क्या कहना है? मैंने उससे पहले ही बात कर ली है, और ये उसी का आइडिया है। वो भी इस टाइम जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है, क्योंकि वो हायर अप्स को अवॉइड करना चाहती है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम मास्टर टेंगन का कंसीलिंग बैरियर है। मास्टर टेंगन टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर में रहते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1000 दरवाजों में से वो दरवाजा ढूंढना होगा जो उस जगह पर खुलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि वो डोर्स हमेशा शफल करते रहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम गलत दरवाजा खोलेंगे, तो हम मास्टर टेंगन से कभी बात नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ करना फुशिगुरु, पर मुझे ये पूछना ही होगा, आखिरकार नुबारा को क्या हुआ? तब फुशिगुरु अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है, और इटाडोरी गुस्से में कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार क्या हुआ है। शायद उस बैरियर को पार करने का एक रास्ता है। आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है चोसो? माहितो ने एक बार सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग वॉर्म्स को चुराया था, तो इसलिए हम भी वैसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सभी लोग माकी और यूकी के पास पहुँच जाते हैं। माकी, क्या तुम्हारे लिए इस तरह मूव करना सही रहेगा? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रिवर्स कर्स टेक्निक भी जले हुए निशानों को ठीक नहीं कर सकती, पर इसकी जान कर्स टॉलरेंस से नहीं बल्कि इसकी फिजिकल टफनेस से बचाई है। मैं ऐसे बंदे से यही उम्मीद कर सकती हूँ जिसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन जैसा गिफ्ट हो।
फुशिगुरो, मास्टर टेंगन के बैरियर का क्या हुआ? इससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर मास्टर टेंगन रहते हैं उसका दरवाजा वहाँ है जहाँ जुजुत्सु हाई अपने कर्स ऑब्जेक्ट और टूल्स को स्टोर करके रखता है। उस जगह पर मेरे छोटे भाइयों की बॉडीज है, जिस वजह से मैं अपनी कर्स टेक्निक से तुम लोगों को गाइडेंस दे पाऊंगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार ये बंदा है कौन? फिलहाल के लिए तो तुम इसे मेरा बड़ा भाई समझ सकती हो। और तब वो सभी लोग जुजुत्सु हाई के वेयर हाउस पहुँच जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे भाई इसी डोर के पीछे हैं, तो चलो फिर इसे खोलें। तब उन्हें उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब चोसो वहाँ पर एक वेयर हाउस को देखकर कहता है, चिंता मत करो छोटे भाइयों, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तब वो सभी लोग एलिवेटर लेकर नीचे चले जाते हैं, जहाँ इटाडोरी को खून के दाग दिखाई देते हैं और वो उसके बारे में पूछने लगता है। ये सब कुछ 12 साल पहले हुआ था और अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तब मुझे याद आता है कि सब कुछ यहीं से खराब होना शुरू हुआ था। तो चलो अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं आगे जाकर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, असल में टेंगन हमें रिजेक्ट कर रहा है। टेंगन इस दुनिया के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, पर मुझे लगा कि अब जब 6 साइज सील हो चुकी है तो हम उसके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट कर रहा हो। चलो वापस चले, क्योंकि सुमिकी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। क्या तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? तो मुझे तुम सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तब सभी लोग लॉर्ड टेंगन को देखकर हैरान हो जाते हैं और यूकी उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार उन्होंने टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर क्यों बंद कर रखा है। मुझे डर था कि कहीं तुम केंजेकू के साथ मिली हुई ना हो, जो कि मैं ह्यूमन हर्ट के अंदर नहीं देख सकती हूँ। अब आखिरकार ये केंजेकू कौन है? ये वो सॉर्सरर है जो कि कभी नोरिटोशी कामो था और इस टाइम इसने गैटो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो यूकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और इटाडोरी इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन को छोड़ के लॉर्ड टेंगन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वैसे क्यों दिख रही हैं, जिस वजह से फुशिगुरो भी हैरान होता है। मैं चाहे इमोर्टल हूँ पर मेरी एज बढ़ती जा रही है, जिस वजह से 500 साल बाद तुम भी ऐसे ही दिखोगे। 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई थी, जिस वजह से मेरी एजिंग फास्ट हो गई और एक इंडिविजुअल के तौर पर मेरी अवेयरनेस गायब हो गई और इसी वजह से मैं दुनिया के साथ मिक्स हो गई हूँ। तो फुशिगुरो लॉर्ड टेंगन से केंजेकू के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिजन रेल्म को खोलने के बारे में पूछने लगता है, जिसके लिए लॉर्ड टेंगन बताने के लिए मान जाती हैं, पर उनकी एक कंडीशन होती है और वो चाह रही होती हैं कि यूटा, यूकी और चोसो में से कोई 2 उनके गार्ड बन के वहाँ पर रहें। जिस वजह से यूटा पूछने लगता है कि आखिरकार इमोर्टल होके उन्हें गार्ड्स की क्या जरूरत है और यूकी भी ये कहने लगती है कि जब तक वो उन्हें ये नहीं बताएंगी कि वहाँ पर चल क्या रहा है तब तक वो भी कोई जवाब नहीं दे सकते। ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें केंजेकू के बारे में बताना चाहिए। केंजेकू चाहता है कि वो जापान के सभी लोगों को एवोल्यूशन करने पर मजबूर कर दे। इसके बारे में तो हमने भी सुना था, पर आखिरकार वो चाहता क्या है? और आखिरकार उस टाइम केंजेकू ने आपके बैरियर का इस्तेमाल करके आइडियली ट्रांसफिगरेशन के जरिए सभी को सॉर्सरर्स क्यों नहीं बनाया था? वो इस वजह से था क्योंकि उस टाइम उसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं थी। जो कर्स एनर्जी बार बार गोल गोल घूम के रिफाइन हुई है वो सॉर्सरर के पास वापस नहीं जा सकती और एक सिंपल कर्स टेक्निक से आप सभी के अंदर एवोल्यूशन नहीं करवा सकते, जिस वजह से सभी लोगों की एवोल्यूशन के लिए उसने मुझे और ह्यूमन काइंड को मर्ज करने का आइडिया सोचा है। पर आप तो स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी और के साथ मर्ज नहीं हो सकती ना? ऐसा पहले होता था, पर अब मैं पिछले 12 सालों से खुद एवोल्यूशन में हूँ, तो इसलिए किसी और के साथ मर्ज होना मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर आप तो एक पर्सन हो ना, तो आखिरकार आप मल्टीपल लोगों के साथ मर्ज कैसे हो सकती हैं? जो तुम देख रहे हो मैं वैसी नहीं दिखती हूँ। इस टाइम मेरी सोल इवॉल्व हो चुकी है और चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही है, जिस वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि मैं दुनिया के साथ एक हो चुकी हूँ। जो ह्यूमन मेरे साथ मर्ज होके ट्रांसफॉर्म होगा वो सॉर्सरर से भी ग्रेटर बनेगा और वो एक ऐसा न्यू बीइंग होगा जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट भी करेगा और नहीं भी करेगा। मेरे पास बैरियर टेक्निक्स हैं जिस वजह से मैं सेल्फ कंट्रोल के जरिए इस फॉर्म को मेंटेन कर पा रही हूँ। पर अगर ह्यूमन काइंड इवॉल्व हुई और उसमें से एक भी पर्सन काबू से बाहर हो गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं बचेंगी और एक के अंदर
की बुराई बहुत जल्द बाकियों के अंदर फैलती जाएगी, जिस वजह से सभी लोग बुरे बन जाएंगे और पूरी दुनिया में वही होगा जो कि अभी टोक्यो में हुआ है। तो इटाडोरी लॉर्ड टेंगन से पूछने लगता है कि आखिरकार केंजाकू ये सब कुछ कर क्यों रहा है, पर लॉर्ड टेंगन को इसके बारे में खुद कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो ह्यूमन हर्ट को रीड नहीं कर सकती। तो माकी उन्हें कहने लगती है कि उन्हें मर्ज करने से रिफ्यूज कर देना चाहिए, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन उसे बताती हैं कि इस टाइम वो इवॉल्व होके एक कर्स स्पिरिट की तरह बन गई हैं, जिस वजह से उन्हें कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। और केंजाकू ने जो गेटो की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ है उस वजह से उसके पास ये टेक्निक है, और इसी वजह से लॉर्ड टेंगन इस टाइम सभी को रिजेक्ट कर रही हैं। और यूटा को भी समझ में आ जाता है कि इसी वजह से लॉर्ड टेंगन को बॉडीगार्ड्स चाहिए। पर आखिरकार अभी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? केंजाकू ने तो आपको स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज करने से रोक लिया था और आपको एवोल्यूशन करने पर भी मजबूर कर दिया था, जिस वजह से वो आपको बहुत पहले ही कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से कंट्रोल कर सकता था। और ऊपर से वो तो सुकुना के साथ भी इन्वॉल्व था, जिस वजह से वो एक ऐसा सॉर्सरर है जो कि 1000 सालों से जिंदा है। तो आखिरकार वो अभी ये सब कुछ क्यों कर रहा है? 4 प्लाज्मा वेसल्स, 6 आइज और मैं तकदीरों से जुड़े हुए हैं। पास्ट में केंजाकू 2 बार 6 आई के सॉर्सर से हार चुका है, जिस वजह से उसने तीसरी बार स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज को पैदा होने के 1 मंथ बाद ही मार डाला था। पर मर्जिंग वाले दिन 6 आइज और स्टार प्लाज्मा वेसल फिर से पैदा हो गए, जिस वजह से केंजाकू ने ये डिसाइड किया कि वो 6 आई को मारने की बजाय उसे सील कर देगा, जिस वजह से उसने प्रिजन रैम को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और ये इस वजह से था क्योंकि एक टाइम पर 2 6 आई वाले यूजर पैदा नहीं हो सकते। पर तब 12 साल पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ क्योंकि टोजी जेनिन ने इसमें इंटरफेयर कर दिया था। उससे हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत ताकतवर फिजिकल बॉडी मिली थी और ऊपर से वो एक लौता ऐसा पर्सन था जो कि कर्स एनर्जी से बहुत दूर था। एक ह्यूमन के तौर पर वो अपनी तकदीर से बच चुका था और पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शन के जरिए उसने हमें भी हमारी तकदीरों से फ्री कर दिया। और उसके बाद एक ऐसा लड़का आया जिसके पास कर्स्ड मैनिपुलेशन टेक्निक थी, तब सारे पीसेस आपस में जुड़ने लगे। पर प्रिजन रैन अभी भी केंजाकू के हाथ नहीं लगा था और 6 साल बाद उसे वो भी मिल गया। अगर अब सब कुछ ठीक है तो आखिरकार ये कलिंग गेम क्यों हो रही है? ये इस वजह से है ताकि बॉडी को मर्जिंग से पहले तोड़ा जा सके। वैसे अभी मेरा स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी और के साथ मर्ज होना इम्पॉसिबल नहीं है, और अभी के लिए ये मर्जिंग इनकम्प्लीट होगी, जिस वजह से कलिंग गेम के जरिए वो प्लेयर की कर्स एनर्जी को यूज करके इस कंट्री के लोगों को दूसरी साइड भेजेगा और इसी से वो मर्जिंग को स्टार्ट करेगा। पर इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजाकू ने एक बाइंडिंग वादा किया है, जिस वजह से वो गेम का मास्टर नहीं बन सकता। पर ये तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगा क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर तुम उसे मार भी दोगे तब भी कलिंग गेम खत्म नहीं होगी। ये गेम तब तक चलेगी जब तक सारे प्लेयर्स मर नहीं जाएंगे, और इसके लिए या तो लोगों को एक दूसरे को मारना होगा या फिर वो पार्टिसिपेशन से अगर मना करेंगे तब भी मरेंगे। जो उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग एडिशन टू द रूल ऐड किया है वो इसलिए है ताकि कोई भी रिचुअल को इंटरप्ट ना करे। तो सभी को समझ में आ जाता है कि उन्हें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा ताकि वो एक ऐसा रूल ऐड करवा सकें जिसके अकॉर्डिंग वो लोग कलिंग गेम को छोड़ सकें जो कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तब फुशिगुरो गोजो को छुड़ाने के लिए कहने लगता है क्योंकि वो सब कुछ अकेले ही संभाल सकता है। तो इटाडोरी लॉर्ड टेंगन से कुछ पूछने लगता है, पर लॉर्ड टेंगन उन्हें सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कहती है कि वहाँ पर उनके गार्ड्स के तौर पर कौन रुकेगा, जिस वजह से हम देखते हैं युकी और चोसो इसके लिए हामी भर देते हैं। तब हम देखते हैं चोसो ने ये सब कुछ इसलिए किया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि इटाडोरी को यूटा की जरूरत पड़ेगी और अगर किसी तरह केंजाकू वहाँ पर भी आ जाता है तो वो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए उसे मार सकता है। और युकी ने वहाँ पर रुकना इसलिए डिसाइड किया होता है क्योंकि उसे लॉर्ड टेंगन से अभी भी बहुत सी बात करनी होती है। तो लॉर्ड टेंगन उनके डिसीजन को मान लेती हैं और उन्हें प्रिजन रैम का पिछला हिस्सा दे देती हैं जिससे कि वो गोजो को छुड़वा सकते हैं। तो किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इटाडोरी उनसे पूछने लगता है कि ये किसी तरह के बैक गेट की तरह है। तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। केंजाकू के प्रिजन रैम को ढूंढने से पहले प्रिजन रैम मेरे बैरियर से बाहर था और मैंने इस बैक गेट को सील कर दिया था ताकि मैं फ्रंट गेट के एग्जिस्टेंस को छुपा सकूं, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और गोजो भी इसी बैक गेट में कैद है। पर हम इसे खोल नहीं सकते क्योंकि इसे खोलने की अथॉरिटी केंजाकू के पास ही है और वो इस वजह से क्योंकि उसके पास इसका फ्रंट गेट है। और अगर हमें इसे तोड़ना है तो हमें इसके लिए या तो इन्वर्टेड सफियर ऑफ हेवन चाहिए जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकते हैं, या फिर ब्लैक रोप चाहिए जो कि किसी भी कर्स टेक्निक के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती है।
पर गोजो ने 12 साल पहले इनवर्टिस स्फीयर ऑफ हेवन को या तो कहीं सील कर दिया था या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था, और पिछले साल गोजो ने उस ब्लैक रोप को भी ठिकाने लगा दिया। तो ये सुन के फुशिगुरो और इटाडोरी को बहुत गुस्सा आता है और यूटा भी उन्हें बताता है कि वो ब्लैक रोप को ढूंढने के लिए मिगेल के साथ अफ्रीका गया था, पर वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से युकी लॉर्ड टेंगन से पूछने लगती है कि क्या इसे खोलने का कोई और रास्ता है, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन सभी को बताती हैं कि कलिंग गेम में एक प्लेयर है जो कि 1000 साल पुरानी है और वो खुद को एंजल कहती है, जिसके पास एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसके जरिए वो बाकियों की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती है। तब हम देखते हैं उस प्लेयर का नाम हाना होता है और फुशिगुरो लॉर्ड टेंगन से ये पूछने लगता है कि क्या उन्हें उसके लोकेशन के बारे में पता है। वो इस टाइम टोक्यो के ईस्ट साइड की कॉलोनी के अंदर है और गेम का बैरियर मुझे रिजेक्ट कर रहा है, जिस वजह से मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो कि मुझे पता है। इस टाइम जापान के अराउंड 10 कॉलोनीज हैं और वो सारी बैरियर के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक लाइन बनाती हैं जिससे कि जापान के ह्यूमंस दूसरी साइड जा सकते हैं। तो इटाडोरी इसके बारे में सोचने लगता है और यूकी लॉर्ड टेंगन से पूछने लगती है कि क्या जुजुत्सु सोसाइटी बैरियर की वजह से होकाडो को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिस पे लॉर्ड टेंगन हाँ कहती हैं। तो चोसो पूछने लगता है कि इस रिचुअल को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन उसे बताती हैं कि ये तो गेम पर डिपेंड करता है, पर उनके हिसाब से 2 मंथ काफी होंगे। तो यूटा और माकी ये बात करने लगते हैं कि 31 तारीख को प्लेयर्स की कर्स एनर्जी एक्टिवेट हुई थी और अब 9 नवंबर हो चुका है, जिस वजह से फुशिगुरो को पहले रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि स्मोकी के लिए अपनी पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे ही बाकी हैं। तो फुशिगुरो लॉर्ड टेंगन से पूछने लगता है कि क्या जो पार्टिसिपेट करने से मना करेगा वो मारा जाएगा, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन इसके लिए हाँ कहती हैं। और दूसरे रूल में जो कर्स टेक्निक रिमूवल बताया गया होता है उसके बारे में शोको ने पहले ही माकी को समझाया होता है। कर्स टेक्निक रिमूवल वाला रूल उन्हीं पर अप्लाई होता है ना जो सोर्सरर्स ज्वाइन करेंगे, और मुझे लगता है कि जो रिमूवल है वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन के जरिए अचीव नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब यही है कि आपके दिमाग को कुछ हो सकता है और आप मर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सभी लोग पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते थे। तो माकी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पास तो कोई कर्स टेक्निक ही नहीं है, जिस वजह से उसे तो इस रूल से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इटाडोरी तीसरे रूल के बारे में सोचने लगता है और पूछने लगता है कि जो सिविलियंस पहले ही बैरियर के अंदर होंगे उनके साथ क्या होगा, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन उसे बताती हैं कि शायद उन्हें एग्जिट करने का एक चांस दिया जाएगा, क्योंकि कॉलोनीज के अंदर एंट्री और एग्जिट का कोई रूल नहीं है और शुरू से ही प्लेयर्स को बैरियर से बाहर निकलने के लिए ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये सब कुछ गेम को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया गया है ताकि वो प्लेयर्स को वहां रख सके जहाँ पर वो गए हैं। तो फुशिगुरो और इटाडोरी चौथे और 5वें पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिस वजह से फुशिगुरो गेम मास्टर के बारे में पूछने लगता है। सभी लोगों को एक ओगाने नाम का शिकिगामी दिया जाएगा, पर तुम उसे गेम मास्टर की जगह एक इंटरफेस समझ सकते हो, और गेम मास्टर को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि वो कलिंग गेम का कोई प्रोग्राम हो। तो इटाडोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और 6वें और 7वें रूल के अकॉर्डिंग उन्हें समझ में आता है कि वो लोग रूल को ऐड तो कर सकते हैं पर माइनस नहीं कर सकते, और साथ में उन्हें ये भी देखना होगा कि उन्हें कैसा रूल ऐड करना है। तो मास्टर टेंगन उन्हें ये भी बताती हैं कि ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्लेयर्स को इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है और केंजाकू भी इन रूल्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तब 8वें रूल को पढ़ के इटाडोरी को समझ में आ जाता है कि उसे फिर से लोगों को मारना होगा, पर फुशिगुरो उसे बताता है कि उसके पास कुछ आइडियाज हैं। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जिस वजह से अब हमें अपना अपना रोल प्ले करना होगा। यूकी और चोसो, तुम लोग लॉर्ड टेंगन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे और मैं जेनिन क्लैन वापस जाके कर्स टूल्स को कलेक्ट करूंगी, क्योंकि गोजो के सील होते ही कामो और जेनिन क्लैन ने जुजुत्सु हाई कर्स्ट वेयर हाउस को क्लीन कर दिया है। पर अब जब फुशिगुरो जेनिन क्लैन का लीडर बन गया है तो मुझे कर्स टूल्स को रिट्रीव करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इटाडोरी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि फुशिगुरो जेनिन क्लैन का लीडर बन गया है। तमाकी लॉर्ड टेंगन से जुजो कुमिया वर्कशॉप के बारे में पूछने लगती है और ये डिसाइड करती है कि वो इसके बाद पांडा को ढूंढकर आगे बढ़ेगी। तो वो यूटा से पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्या करेगा। तो यूटा उन्हें बताता है कि वो सीधा कॉलोनी में जाएगा ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके और वो आसपास की कॉलोनीज को अवॉइड करेगा ताकि वो लोग एक दूसरे को मार ना दे और वो लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना के रखेंगे। पर तभी उन्हें पता चलता है कि बैरियर्स के अंदर फोन नहीं चलेंगे, जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। और ये सुनते ही इटाडोरी और यूटा फुशिगुरो के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अब फुशिगुरो को इटाडोरी के साथ रहना होगा, क्योंकि इटाडोरी कभी भी सुकुना में कन्वर्ट हो सकता है।
तो फुशिगुरो इटाडोरी को उसकी चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि अगर वो उसके हाथों मर जाएगा तो यूटा इटाडोरी को खुशी खुशी मार सकता है। तब माकी इटाडोरी और फुशिगुरो को हकारी के पास जाने के लिए कहती है, जो कि 3rd ईयर का सस्पेंडेड स्टूडेंट होता है, और वो चाहते होते हैं ताकि वो भी उनकी मदद करे, जिस वजह से इटाडोरी उनसे पूछने लगता है कि क्या वो ताकतवर है, और यूटा बताता है कि चाहे हिकारी थोड़ा मूडी है, पर जो वो एक बार लड़ने के बारे में सोच लेता है तब वो यूटा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तब सभी लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं और इटाडोरी चोसो को थैंक यू कहता है, जिस वजह से चोसो उसे मरने से मना करता है। तब यहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्टैंडिंग कॉमेडी कर रहा होता है, पर उसके जोक्स पर सभी लोग डिप्रेस हो रहे होते हैं, जिस वजह से उसका एक साथी उसे समझाता है कि अब उसे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उसके जोक्स फनी नहीं रहे हैं और जैसी हालत अभी टोक्यो की है तो उसे कोई ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो उसके लिए सही हो। तब एक पर्सन उसे समझाता है कि इस दुनिया में 2 कॉमिक्स बहुत ज्यादा डिमांड में रहती हैं, जो कि बहुत ज्यादा फनी होती हैं, या फिर वो कॉमिक्स जो कि लोगों को लगती हैं कि बहुत ज्यादा फनी हैं। तो इसलिए उसे चुनना होगा कि उसे किस तरह की कॉमिक बनना है। तब हमें पता चलता है कि वो पर्सन भी कलिंग गेम का एक प्लेयर होता है जिसका नाम फूमीहिको तकाबा होता है। तब हम जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल मासामिची को देखते हैं जो कि कैद में होते हैं। आखिरकार वो पांडा चीज क्या है मासामिची? एक आर्टिफिशियल कर्स कॉप्स के लिए दूसरी मैनिपुलेशन टेक्निक से इंडिपेंडेंटली ज्यादा काम करना पॉसिबल है, पर इससे उस सॉर्सरर की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है जो कि उसका पावर सोर्स होता है। पर पांडा की कर्स एनर्जी उसकी खुद की है, जिस वजह से वो सेल्फ सपोर्टिंग है और इसी वजह से हायर अप्स ने तुम्हें स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर से हटा दिया है और तुम पे रिस्ट्रेन लगा दिया है, क्योंकि तुम पांडा जैसे कर्स कॉप्स को बनाकर अपनी एक आर्मी खड़ी कर सकते हो। तो इसलिए मुझे जवाब दो मासामिची, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि वो चीज कैसे बनी है? तो मासामिची इससे मना कर देता है और यहाँ पर एक और कर्स कॉप मासामिची से उसका हालचाल पूछ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास होता है और उसे चीयर करने लगता है। मुझे माफ कर देना ताकेरू, पर मुझे थोड़े टाइम के लिए कहीं जाना होगा, तो इसके बारे में सबको बता देना। और हाँ, चिंता मत करना क्योंकि मास्टर टेंगन इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने जरूर वापस आएंगी, जिस वजह से तुम मेरे बिना ठीक रहोगे। तब मासामिची वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद कर्स कॉप उसे बाय कहने आ जाते हैं। तब यहाँ कुसाकाबे पांडा की मदद करने आ जाता है और उसे उसकी कैद से आजाद कर देता है, जिस वजह से पांडा उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और कुसाकाबे उसे बताता है कि उसे वहाँ पर मासामिची को पकड़ने के लिए रखा गया है और क्योंकि मासामिची का उस पर एहसान है तो इसलिए उसने पांडा को बचाया है। तब हमें यहाँ पर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुसाकाबे अपनी बहन के साथ मासामिची से मिलने आया होता है। ये बंदा तुम्हारा नेफ्यू नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम्हारी नेफ्यू की इंफॉर्मेशन है। अगर लोग हमेशा मरे हुए लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो वो फ्यूचर में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पर मेरी छोटी बहन पास्ट के बिना नहीं जी सकती, जिस वजह से इसे ताकेरू की सपोर्ट चाहिए। तब ताकेरू मासामिची से पूछने लगता है कि क्या कुसाकाबे की बहन उसकी माँ है, जिस पर मासामिची हाँ कहता है और ताकेरू खुद को जीनियस बुलाने लगता है, जिससे कि कुसाकाबे की बहन को लगता है कि उसका बेटा वापस आ गया है और वो व्हील चेयर से उतरकर ताकेरू को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर देना कुसाकाबे, पर एक फुली इंडिपेंडेंट कर्स कॉप तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। तब कुसाकाबे कहता है आखिरकार तुम किस लिए माफी मांग रहे हो? तुमने जो किया है मेरे लिए वही बहुत है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तब यहाँ प्रेजेंट में मासामिची पांडा से मिलने जा रहा होता है और तभी उसके रास्ते में एक सॉर्सरर आ जाता है। आखिरकार आप बिना कर्स कॉप के कहाँ जा रहे हैं प्रिंसिपल मासामिची? मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। आपको मौत की सजा मिली है और अगर आपको इससे बचना है तो आपको मुझे बताना होगा कि आर्टिफिशियल कर्स कॉप को फुली इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं। तुम गोजो के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब मैं एक खतरनाक सॉर्सरर हूँ। तब प्रिंसिपल गाकू गेंजी भी वहाँ पर आ जाता है और मासामिची को जख्मी कर देता है और उस सॉर्सरर को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सॉर्सरर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। तुम्हें सोल इंफॉर्मेशन को फिजिकल इंफॉर्मेशन से रेप्लिकेट करना होगा और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कर्स्ड कॉप्स के कोर के अंदर डालना होगा, पर इतना काफी नहीं है। तुम्हें एक कर्स्ड कॉप में 3 हाईली कंपैटिबल सोल्स को डालना पड़ेगा ताकि वो सोल्स एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सके और इसी की मदद से सोल्स को स्टेबलाइज किया
किया जा सकता है, जिससे कि एक आर्टिफिशियल कर्स कॉप को भी सेल्फ अवेयरनेस मिल सकती है और वो अपनी कर्स एनर्जी को खुद जनरेट कर सकता है। तब गाकुगान जी कहता है, आखिरकार तुम इस टाइम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तुम्हें तो ये पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो तुम बेवजह नहीं मरते। तब मासामिची कहता है, ये एक कर्स है गाकुगान जी, जो कि अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तब पांडा वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से गाकुगान जी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर पांडा उसे इग्नोर कर देता है, जिस वजह से गाकुगान जी उससे पूछने लगता है कि क्या वो उससे नफरत करता है, जिस वजह से वो उससे नहीं लड़ रहा है। मैं एक पांडा हूँ, जिस वजह से मैं ह्यूमंस की तरह सेम बिहेवियर परफॉर्म नहीं करता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे और मासामिची के बीच में कोई नफरत नहीं थी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब कुछ बस ऑर्डर्स की वजह से कर रहे हो। मेरे लिए तुम एक गिरी हुई नाइफ हो, पर एक चीज याद रखना कि पांडास भी रो सकते हैं। तब यहाँ माकी जेनिन क्लैन के लीडर के घर चली गई होती है, जहाँ पर नायोवा उसके फेस का मजाक उड़ाने लगता है। तुम एक वुमेन को उसके फेस से जज कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम बस उनकी एस की तरफ देखते हो। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका मुझे जवाब दो। तो ना ही कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हो और ना ही कर्स स्पिरिट्स को देख सकती हो, पर तुम्हारे पास कम से कम अच्छा चेहरा तो था, पर अब तो वो भी खराब हो गया है, जिस वजह से अब तो तुम्हारी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। ये कितनी ज्यादा सैड बात है ना। तो क्या मैं तुम्हें वैसे ही बुली करूं जैसा मैं तुम्हें पहले किया करता था? तो अब तुम क्या करने वाली हो? तो क्या तुम अब एक कुत्ते की तरह यूटा और फुशिगुरु को फॉलो करोगी? तब माकी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे कर्स्ड वेयर हाउस में जाना होता है। तब वहाँ पर माकी की माँ उसे अंदर जाने से मना करने लगती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एंट्री की परमिशन नहीं होती है। पर माकी उन्हें बताती है कि उसके पास क्लैन हेड की परमिशन है। तब हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माकी ने फुशिगुरु को बताया होता है कि अब वो जेनिन क्लैन का लीडर बनने वाला है, और फुशिगुरु इसके लिए मना करने लगता है। माफ कर देना, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो। नाबितो ने कहा है कि उसने तुम्हारे लिए जेनिन क्लैन का पूरा फॉर्चून छोड़ा है, जिसका मतलब पैसा, कर्स रूल और बिग 3 फैमिलीज और जुजुत्सु हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन भी तुम्हें मिलेगी। और क्योंकि हमें अब हमारे काम करने का ढंग चेंज करना है, तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो फिर तुम ये क्यों नहीं कर लेती माकी? मेरे इस हालत में तो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारे पास फैमिली की कर्स टेक्निक है और तुमने डोमेन भी बनानी सीख ली है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोजो भी तुम्हारी साइड है। पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा कि जेनिन क्लैन वाले मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और अगर तुम क्लैन हेड बन जाओगी तो तुम्हें भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो तुमने अभी अभी मुझे बताए हैं। मैं इस टाइम ये नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं वो जगह क्रिएट नहीं कर सकती जहाँ पर माई आराम से रह सके। तब फुशिगुरु उसकी बात समझ जाता है, जिस वजह से वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ माकी की माँ उसे वापस आने के लिए कह रही होती है, पर माकी उन्हें इग्नोर कर रही होती है, जिस वजह से वो कहने लगती है कि माकी को उन्हें कम से कम एक बार तो उस पर गर्व करने का मौका देना चाहिए। तब माकी कर्स्ड वेयर हाउस पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके फादर वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कर्स टूल नहीं है माकी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, जिस वजह से मैंने सब कुछ खाली कर दिया। तो माकी देखती है कि माई भी वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ी हुई है, और यहाँ हम देखते हैं ये सारा प्लान नायोवा का होता है। और जिंची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होती, जिस वजह से वो कहने लगता है कि फुशिगुरु को ही क्लैन हेड बनना चाहिए, क्योंकि इससे गोजो क्लैन के साथ उनके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। पर वो सब कुछ मेगुमी के हाथों में भी नहीं छोड़ना चाह रहा होता, जिस वजह से नायोवा उससे ये सब कुछ कहने का कारण पूछने लगता है। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुशिगुरु नोरितोशी कामू के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है, जिस वजह से कामू क्लैन और गोजो क्लैन उसके साथ हैं। तो इसलिए अगर हम अभी उसे ठिकाने लगा देंगे तो जेनिन क्लैन पर भी इसका असर होगा, जिससे कि हम पावर को शिफ्ट करने वाली स्ट्रगल में पीछे रह जाएंगे। इन सब के बारे में तो मुझे पता है, पर आखिरकार तुम ये सब कुछ अभी क्यों कह रहे हो? क्या तुमने जुजुत्सु हाई से आया हुआ नोटिस नहीं पढ़ा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि गोजो को कैद कर लिया गया है और उसे छुड़ाने वाले को क्रिमिनल मान लिया जाएगा? मेरा तो ये मानना है कि हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और हमें फुशिगुरु, माकी और माई को मरवा देना चाहिए, क्योंकि वो लोग गोजो को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या सच में अंकल ओगी अपनी बेटियों को मार पाएंगे? ये उसी का आइडिया है, क्योंकि इससे जुजुत्सु हेडक्वार्टर को उस पर भरोसा हो जाएगा। तब यहाँ ओगी फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि डोमेन का काउंटर मेजर होती है, जिसमें एक पर्सन खुद को कर्स एनर्जी में कवर अप कर लेता है और उस चीज पर अटैक करने के लिए तैयार हो
जाता है जो कि उसके कांटेक्ट में आती है। तब हमें पता चलता है कि ऑगी ने माइक को इसलिए जिंदा रखा होता है ताकि वो उसे माकी के अगेंस्ट यूज कर सके, क्योंकि माकी के पास अभी भी अननोन कर्स टूल हो सकता है। और यहाँ हम देखते हैं माकी के पास यूजो कुमिया मास्टरपीस कर्स टूल होता है जिसे ड्रैगन बॉर्न कहा जाता है, जो कि अपने अंदर फोर्स और कर्स एनर्जी को भरता है और उसे यूजर की विल के हिसाब से बाहर फेंकता है। इन्हें अभी इस अनफेमिलियर कर्स टूल की एबिलिटी के बारे में नहीं पता है, जिस वजह से मुझे इसका फायदा उठाना होगा। क्या तुम्हें पता है कि ज़ेनिन क्लैन का पुराना हेड मेरी जगह मेरा भाई क्यों था? वो इस वजह से था ना क्योंकि तुम इतने बुरे हो जो कि अपने ही बच्चों को मारने के लिए तैयार है। तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और माकी ओगी की तलवार को तोड़ देती है और जैसे उस पर हमला करने लगती है वैसे ही ओगी की तलवार के आगे फ्लेम्स आने लगती हैं जो कि माकी को जख्मी कर देती हैं। मैं क्लैन हेड इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि मेरी बेटियां वर्थलेस थी, और देखो तुमने तो ये साबित भी कर दिया क्योंकि तुमने ये सोचा कि मेरा ब्लेड टूट चुका है, जिस वजह से तुम मेरे करीब आ गई। मैं कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं हूँ बल्कि एक सॉर्सरर हूँ, जिस वजह से आप मुझे इस तरह जज नहीं कर सकते। अपनी बकवास बंद करो। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं तुम दोनों की वजह से क्लैन हेड नहीं बन पाया। मेरे बड़े भाई की कर्स टेक्निक के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं थी, जिस वजह से वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं थी, और एक सॉर्सरर के तौर पर मैं अपने भाई से सिर्फ एक ही चीज में पीछे था और वो थी मेरे बच्चों की क्वालिटी। बच्चों को अपने पेरेंट्स को रोककर नहीं रखना चाहिए। तो ओगी माई और माकी को ट्रेनिंग और डिसिप्लिन रूम में फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स पहले से मौजूद होती हैं और उन लोगों को खाने के लिए तरस रही होती हैं। ये कर्स स्पिरिट्स अभी मुझसे डर रही हैं और मैं जैसे ही यहाँ से चला जाऊंगा वैसे ये तुम लोगों को खाने के लिए बाहर आ जाएंगी। आखिरकार हेवनली रिस्ट्रिक्शन का फिजिकल गिफ्ट क्या होता है? लड़ने के लिए हम सॉर्सरर्स रोज ट्रेनिंग करते हैं और अपनी चमड़ी को कर्स एनर्जी से भर देते हैं, जिस वजह से बाकी तुम्हारी स्ट्रेंथ दूसरों के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। तो चलो फिर अलविदा, और हाँ तुम मेरी जिंदगी के सबसे बड़े कलंक हो। तब माई देखती है कि माकी अभी भी जिंदा है और उसे एहसास होता है कि ऐसा पहले भी होने वाला है, और हम देखते हैं उसने अपनी कर्स टेक्निक से एक अलग दुनिया बना रही होती है। तुम्हें शायद अब समझ में आ गया होगा कि मेरी कर्स टेक्निक क्या है, पर मैं कुछ भी ज्यादा बड़ा या फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकती, और ऊपर से मैं फादर के कट्स की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, जिस वजह से जब मैं इसे एक बार बना लूंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो इसलिए सब कुछ अकेले संभाल लेना माकी। तब माकी कहती है रुको मैं, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? जल्दी से अब वापिस आ जाओ। तब मैं कहती है मुझे काफी टाइम पहले पता चल गया था कि सॉर्सरर्स के तौर पर ट्विन को अनलकी क्यों माना जाता है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ ऑफर करना पड़ता है, और मैं सिर्फ फाइंडिंग वॉ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि सफरिंग हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर हम जैसे ट्विन्स के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कर्स टेक्निक्स आइडेंटिकल ट्विन्स को सिंगल इंडिविजुअल कंसिडर करती है, जिस वजह से मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, और इसी वजह से तुम चाहे जितनी मर्जी ताकतवर होने की कोशिश कर लो पर तुम नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ताकतवर होना नहीं चाहती, और क्योंकि तुम्हारे पास कर्स टेक्निक नहीं है और मेरे पास है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से मैं जब तक तुम्हारे आसपास रहूंगी माकी, तब तक तुम पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाओगी। तब माकी माई को रोकने लगती है, पर माई ने जाने का डिसाइड कर लिया होता है, जिस वजह से वो माकी को एक चीज देती है। माकी, मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रही हूँ और कर्स एनर्जी और बाकी सब कुछ अपने साथ लेकर जा रही हूँ, पर मुझसे एक वादा करो कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगी, समझी ना बड़ी बहन? तब माई मर चुकी होती है और माकी को होश आ जाता है, जिस वजह से वो माई को उठाने लगती है, और तभी कर्स स्पिरिट्स भी उन पर हमला कर देती हैं। तो यहाँ ओगी को एहसास हो जाता है कि सारी कर्स स्पिरिट्स मर चुकी हैं, जिस वजह से वो वापस कर्स वेयरहाउस की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे माकी और मे दिखाई देती हैं और उसे माकी के अंदर टोजी दिखाई देता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है और अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करके माकी के ऊपर हमला कर देता है, पर माकी उसका सिर एक ही बारी में काट देती है। चलो माई, तुम्हारे साथ किए हुए वादे के हिसाब से सब कुछ तबाह किया जाए। और गाइस तब यहाँ ज़ेनिन क्लैन की अलार्म बेल बजने लगती है, जिसे सुनकर जिंची और नायो उसकी तरफ जाने लगते हैं, और तभी वहाँ पर रंता आ जाता है। मास्टर जिनिची, माकी पागल हो चुकी है, उसने मास्टर ओगी को मार दिया है, जिस वजह से कुकुरु यूनिट अब उसके पीछे गई है। तब इसे सुनकर जिंची और नायो हैरान हो जाते हैं, और कुकुरु यूनिट को ये लग रहा होता है कि शायद माकी ने चोरी छुपे ओगी को मारा है। जल्दी जाओ
और मेरे पहले उसे पकड़ लो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो कुकुरु यूनिट के कैप्टन होने के नाते जेनिची मुझे नहीं छोड़ेगा, पर उसे मारना मत, क्योंकि मैं नोबुआकी ज़ेनिन उसे खुद मारूंगा। तब हमें पता चलता है कुकुरु यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें ज़ेनिन क्लैन के वो मेल्स होते हैं जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं होती है, और क्योंकि ये लोग हे के लोअर ब्रांच के होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और उस ट्रेनिंग से माँ की भी गुजरी होती है, क्योंकि जुजुत्सु हाई से पहले वो उस कुकुरु यूनिट की मेंबर होती है। तब यहाँ कुकुरु यूनिट को माँ की दिखाई दी जाती है, जिसके हाथों में 2 अनआइडेंटिफाइड कर्स टूल होते हैं। तब वो कुकुरु यूनिट उसे घेर लेती है और माँ की माई को याद करने लगती है। मुझे माफ कर देना माई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। तो कुकुरु यूनिट माकी पर हमला कर देती है, पर माकी एक एक करके उन्हें काटना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं देखते ही देखते वो कर्स टूल से कुकुरु यूनिट के हर एक बॉडी पार्ट को बड़ी बेरहमी से काट रही होती है और उनके हर हमले से बचते हुए वहाँ पर मौजूद सभी को मार देती है। तो वहाँ पर नोबुआकी आकर ये सारा दृश्य देखकर हैरान हो जाता है, पर तभी वहाँ पर चोजुरो ज़ेनिन आ जाता है, जो कि अपनी कर्स टेक्निक से माकी के ऊपर हमला कर देता है और माकी को पकड़ लेता है। तब वहाँ पर जिनिची और रंता भी आ जाते हैं और नोबुआकी ये देख के हैरान होता है कि द हे की टीम वहाँ पर आ गई है। तब हमें बताया जाता है कि द हे ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर वो लोग होते हैं जिनके पास सेमी ग्रेड 1 या फिर उससे ज्यादा की स्किल होती है, जिस वजह से वो लोग ज़ेनिन क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर होते हैं। तब माकी चोजीरो की टेक्निक को काटकर बाहर आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। इस पर तो चोजुरो ने अपनी टेक्निक से हमला किया था, तो आखिरकार ये अभी भी कैसे मूव कर पा रही है? तब माकी बहुत तेजी से अपने दोनों हाथों से उनकी विंड पाइप फाड़ देती है, जिससे कि चोजुरो और नोबुआकी को ये यकीन नहीं आ रहा होता कि ये माकी पहले वाली माकी है। तरंता अपनी टेक्निक से माकी को फ्रीज कर देता है, जिससे कि जिनिची उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं रंता भी माकी को रोक नहीं पा रहा होता और माकी उसकी कर्स टेक्निक को तोड़ने लगती है, जिससे कि जिनिची को उसकी चिंता होने लगती है। मेरी चिंता मत कीजिए मास्टर जेनिची, अभी का ज़ेनिन क्लैन मास्टर टोजी की वजह से टिका हुआ है। और आपने भी ये पक्का नोटिस कर लिया होगा कि माकी भी बिल्कुल उनकी तरह बन गई है, जिस वजह से आपको उसे जल्द से जल्द मारना होगा। तब जिनिची अपनी कर्स टेक्निक से माकी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और रंता को लगता है कि जिनिची ने माकी को मार दिया है। पर हम देखते हैं माकी ने जिनिची का गला काट दिया होता है। तब नायोआ भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि द हे ग्रुप का हेड होता है, और माकी से पूछने लगता है कि क्या उसके पास कोई ह्यूमन हर्ट भी है, जिस वजह से माकी उसे बताती है कि माई के साथ ही उसका वो दिल भी जा चुका है। तब हम यहाँ पर नायोआ का बचपन देखते हैं। मैं एक जीनियस हूँ, जिस वजह से सभी लोग कहते हैं कि मेरे फादर के बाद मैं इस फैमिली का हेड बनूंगा। पर मैं देख रहा हूँ कि ज़ेनिन क्लैन में एक फेलियर भी है, और मुझे बताया गया है कि चाहे वो एक मर्द है पर फिर भी उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। आखिरकार उसे कितना बुरा लगता होगा और उसे देखकर कितनी दया आती होगी ना। तब हम देखते हैं नायोआ जिस पर्सन की बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं तोजी होता है, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि तोजी पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में होता है। तब प्रेजेंट में नायोआ अपनी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करके माकी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और माकी को लात मार के बहुत दूर फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर सब कुछ तबाह होने लगता है। तब नायोआ और भी ज्यादा स्पीड से माकी के ऊपर हमला कर देता है और उसे लात मार के दीवार की तरफ फेंक देता है। तुम तोजी नहीं हो माकी, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। गोजो के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो कि तोजी को समझ पाया था। तब नायोआ फिर से माकी के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह धोने लगता है। तुम कभी भी तोजी और गोजो के साथ खड़ने के लायक नहीं हो, क्योंकि उनके साथ सिर्फ मैं ही खड़ा हो सकता हूँ। तब नायोआ के हमले से माकी को बहुत चोट आई होती है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मारी जाएगी। प्रोजेक्शन सॉर्सरी उन मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करती है जो कि लॉ ऑफ फिजिक्स और ट्रेजेक्ट्री को इग्नोर करते हैं, और वैसे भी इस कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद बॉडी की एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी एक अपर लिमिट होती है। पर अगर आप कर्स टेक्निक को मेंटेन करके रखेंगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, जिस वजह से अब मैं नहीं रुकूंगा और पुरानी मिस्टेक को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। स्ट्रेंथ, वेट और स्पीड पर निर्भर करती है, जिस वजह से मैं अपनी फुल स्पीड में जाके इसे एक जोरदार
पंच मारूंगा। तब नायोआ फुल स्पीड से माकी की तरफ बढ़ने लगता है और माकी बाहें खोलकर उसके साथ टकराने के लिए तैयार हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि माई की लाइफ के बदले में माकी को स्टील लाइक बॉडी मिल गई है जो कि कर्स एनर्जी से बहुत दूर हो गई है, पर उसे ओगी और बाकी सबसे लड़ने की वजह से बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं, जिस वजह से उसे एहसास है कि वो नायोआ के अगेंस्ट डिसएडवांटेज में है। तो नायोआ ये देख के बहुत हैरान होता है कि माकी उसके साथ टकराने के लिए तैयार है, जिस वजह से हम देखते हैं वो माकी के करीब जाके एकदम से मुड़ जाता है और हमें बताया जाता है कि जब कोई प्रोजेक्शन सॉर्सरी को एक्टिवेट कर रहा हो और वो उस टाइम किसी अपोनेंट को टच कर दे तो उस अपोनेंट को भी 24 FPS पर मूव करना चाहिए, पर अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं माकी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई होती है। पर नायोआ अभी भी अपनी फुल स्पीड से भाग रहा होता है, जिससे कि वो माकी के ऊपर हमला कर देते हैं। तुम यही चाहती थी ना कि तुम मेरे अटैक को रोक के मुझे मूव करने से रोक सको, चाहे इसमें तुम्हारी रिब्स ही क्यों न टूट जाएं। पर मैं इतने ऑब्वियस ट्रैप में नहीं फंसूंगा और इससे साबित हो गया है कि तुम कभी भी टोजी के बराबर नहीं पहुंच सकती। पर तभी हम देखते हैं माकी अचानक से नायोआ पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि नायोआ और नायोबितो की टेक्निक 24 FPS पर काम करती है और अब उसने उस नई बॉडी के जरिए 24 FPS पर मूव करना सीख लिया होता है, जिस वजह से वो नायोआ को एक जोरदार मुक्का मारती है और नायोआ के मुंह से खून निकलने लगता है। तब हम यहाँ पर माकी की माँ को देखते हैं, जिनकी तरफ माकी बढ़ रही होती है और उसकी माँ उसे डर के मारे पीछे रहने के लिए कह रही होती है, पर माकी उससे ये पूछना चाह रही होती है कि आखिरकार उन्होंने उसे वापस जाने से क्यों रोका था। तब माकी की माँ और ज्यादा डरने लगती है और माकी को अपने आप से दूर रहने के लिए कह रही होती है। तब यहाँ ज़ेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स में सारी जगह लाशें पड़ी होती हैं और हम देखते हैं नायोआ अभी भी जिंदा होता है, जिस वजह से वो खुश होने लगता है क्योंकि माकी ने उसे मारा नहीं होता। पर तभी माकी की माँ वहाँ पर आ जाती है, जिनके गले पर कट लगा होता है और यहाँ नायोआ अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से माकी की माँ उसे चाकू मार के मार देती है और मरते मरते ये सोचने लगती है कि वो सच में माई और माकी की माँ बनके कितनी खुश थी। तब माकी माई को लेकर बाहर चली जाती है, जहाँ निशिमिया माई को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसने माई को अंदर जाने से मना किया होता है। तब माकी माई को निशिमिया के पास छोड़ देती है और निशिमिया माकी से पूछने लगती है कि आखिरकार अब वो क्या करेगी, पर माकी बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि जो ज़ेनिन क्लैन के मेंबर्स इस लड़ाई में मिसिंग होते हैं वो बाद में मारे जाते हैं, पर उनके मरने के बाद कोई भी सबूत नहीं मिला होता, बस वहाँ पर उन्हें कर्स एनर्जी के ट्रेसेस मिले होते हैं जो कि एक कर्स टूल वेपन के होते हैं। तो थोड़े दिनों बाद गोजो क्लैन और कामो क्लैन ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिलीज में से निकालने के लिए कहने लगते हैं, पर जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स अभी के लिए इसको होल्ड पे डाल देता है। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।